तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी ट्री वाली मनीषा और मेरे चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि देखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी रही थी पहले 2 3 4 साल, तो यही नहीं समझ में आता कि ऑप्शनल क्या लेना है। हम तैयारी करते जाते हैं, सोचते रहते हैं कि पहले प्रीलिम्स निकल जाए एक बार, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। मैं तो उन्हीं में से थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पहले, मतलब मेरे साथ क्या कंडीशन थी ना, कि मेरे दिमाग में एक अलग तरह का वो था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं चोरी चुपके से पहले तैयारी करते रहूं। जिस दिन मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा उस दिन मैं घर वालों को बताऊंगी कि यस, आई एम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर बीइंग आईएएस। मतलब मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि मेरे आसपास वाले विश्वास नहीं करते थे, उनको लगता था कि ये पागल है। तो मेरे को फिर उसका एक ही तरीका बढ़िया लगा कि भाई पहले सारी जान लगा दे प्रीलिम्स निकालने पे, और उसके बाद में जिस दिन प्रीलिम्स निकल जाएगा उस दिन एकदम चौड़े होकर जाएंगे घर वालों के सामने कि देखो, प्रीलिम्स तो अपने आप निकाल लिया और अब कोचिंग करा दो और मेरे को आईएएस करना है। तो मैं उनमें से थी। तो हुआ ये कि जब फिर 2 3 साल, मतलब अपने स्टार्टिंग के दो अपने प्रीलिम, बिल्कुल मेरे जो स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट थे ना, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं ये समझ लो कि बस वो पेपर भर के वो फॉर्म भर के आ गई थी और पेपर देने चली गई थी। कुछ नहीं पता था, कुछ सिर पैर नहीं पता, ऐसा बस उस तरह से मैंने बर्बाद किया। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट वो वाला था जिसमें लोग बाग ना पहले बुक्स खरीदते हैं, 15 20 30 हज़ार की बुक्स खरीदने के बाद उनको लगता है कि वो आईएएस बन जाएंगे। तो सेकेंड अटेम्प्ट मेरा वैसा वाला था कि बस मैंने बुक्स जमा कर ली थी अपने रूम में, खूब सारी, दिल्ली आके कई सारी आती थी यहाँ पे, 10 10 हज़ार की बुक्स खरीद के ले जाती थी। पढ़ाई लिखाई उनमें से करी नहीं थी। तो ये था। जब 2 साल 3 साल ऐसे निकल गए ना, और इधर उन्हीं दिनों में फिर मेरी शादी वादी भी हो गई थी, तब मुझे होश आया कि यार ऑप्शनल जैसी भी कोई। तो इधर जब शादी हो गई थी मेरी, उसके बाद मुझे होश आया कि यार इस एग्जाम में ना एक ऑप्शनल जैसी चीज भी होती है, तो उसको भी देख लेना चाहिए कि क्या लेना है। तो सबसे पहले मैंने फिर टॉपर्स के इंटरव्यू खंगालने शुरू किए। तो जो मेजोरिटी ऑफ द टॉपर्स उस वक्त आया करते थे ना, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज्यादातर टॉपर्स उस वक्त आ रहे थे। तो मैंने कहा यार यही सबसे बेस्ट होता होगा। तो फ्रेंड्स, फिर सबसे पहले मैंने की पबैड की कोचिंग। पबैड की कोचिंग में ये हालत थी, देखो कुछ नहीं किया, क्या था, मैंने सिर्फ टॉपर्स के इंटरव्यू सुने और पबैड की कोचिंग में जाके फीस जमा करा दी, और अगले दिन से पबैड की क्लासेस ज्वाइन कर ली। और लगा कि बस जैसे ही अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर, वो वहीं की मेरठ की बात है और मेरी शादी के तुरंत बाद की बात है, उसी साल की बात है, मतलब जिस साल मेरी शादी हुई थी। और बस मुझे यही लग रहा था कि बस एक कोचिंग की देरी रहती है और जैसे ही कोचिंग आप ज्वाइन कर लो, आप तुरंत मतलब मास्टर हो जाओगे ऑप्शनल्स में, और फिर आपके एकदम टॉपर्स जैसे मार्क्स आएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप, मतलब जब हम इधर उधर के लोगों की बातें सुन के डिसाइड करते हैं ना, ये बिगेस्ट मिस्टेक होती है। और शादी में भी यही बिगेस्ट मिस्टेक होती है, जो हम अपने मम्मी पापा के मर्जी से शादी कर लेते हैं ना, या फिर इधर उधर अपने रिलेटिव के कहने सुनने से शादी कर लेते हैं। एक्चुअली इसको आप बेहतर इसी एग्जाम्पल से समझ पाओगे। देखो, ऑप्शनल चूज करना इज लाइक आपको उस चीज के साथ, आपको उस सब्जेक्ट के साथ एकदम अकेले, एकदम संन्यास लेके 2 से 3 साल बिताने हैं, तब जाके आप अपने ऑप्शनल में मास्टर हो पाओगे। या तो सबसे बेस्ट तो वो रहता है कि अगर जो आपने ग्रेजुएशन में जिस चीज, मतलब आप इतने जागृत हैं और आपने 11th और 12th से ही वही सब्जेक्ट लिया है जिससे आप, इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि ये जो आईएएस के बच्चे ही क्यों आईएएस बनते हैं, क्योंकि इनके मम्मी पापा को पता होता है, वो 9th 10th क्लास से ही बच्चे को ट्यून्ड कर देते हैं कि उनको आईएएस के लिए क्या क्या करना है। तो उसी तरह से वो 11th 12th के सब्जेक्ट भी दिलवाएंगे उनको, और इसी तरह से वो ग्रेजुएशन भी करते हैं, और इसी वजह से वो लोग लगातार उसी में ट्यून्ड रहते हैं, उन्हीं चीजों में। और वो फाइनली 1 2 3 साल लगा के अपना जल्दी से जल्दी उनका आईएएस निकल जाता है। लेकिन हम लोग जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जिनको होश आता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन XYZ किसी और ही टॉपिक में की होती है और अब उनको आईएएस करने के लिए ऑप्शनल चाहिए, तो ऐसे बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है ना, मतलब वो ही जाके कोचिंग में एडमिशन ले लिया और सोचा कि अब मैं, लेकिन मैं हकीकत बता रही हूँ आपको, वो ऑप्शनल की कोचिंग मेरठ में मैंने ज्वाइन की थी। सर बहुत अच्छे थे, कोचिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, उनके स्टडी मटेरियल एकदम फर्स्ट क्लास था। दिक्कत ये थी कि मैंने बिना अपना इंटरेस्ट जाने, इधर उधर से के लोगों से सुना के वो जाके अपना ऑप्शनल ले लिया था। और उस ऑप्शनल की क्लास में मैं हकीकत बता रही हूँ, हार्डली 10 दिन के बाद मुझे इतनी बोरियत होने लगी थी
कि मेरे पैर नहीं पड़ते थे कोचिंग में जाने को। मतलब मेरे को इतनी बोरियत होती थी वहां पे। जो भी सर पढ़ाते थे, मतलब सर के पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मेरे अलावा भी वहां 50 बच्चे बैठे होते थे और सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता था, बट मेरे वो सारी चीजें ऊपर से जारी होती थी। और 11वें 12वें दिन मेरे को लगने लगा कि यार ये ऑप्शनल तो नहीं चलेगा, मतलब ये तो मैं नहीं कर पा रही। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर अरुण से बात की। बाई चांस ना अरुण ऐसे हैं कि उनको ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे किसी चीज में दिक्कत हो रही होती है तो वो फिर पैसा वैसा ज्यादा देखते नहीं है। ठीक है, तो और उन्हीं दिनों उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। और उस वक्त मैंने कोचिंग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही दिया था। वो फीस उन सर ने 3 इंस्टॉलमेंट में लेने की बात कही थी, तो मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया था, लगभग 15,000 रुपए उस वक्त मैंने दिए थे। तो नई नई शादी हुई थी ना, तो हस्बैंड ने भी उतना कोई बोला नहीं कि ठीक है यार 15,000 गए पानी में, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप कुछ और देख लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लो। तो अब पबैड छोड़ दिया, फिर से मतलब टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ा। कोई फिर सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट निकल के आया वो था हिस्ट्री। गई दिल्ली, हिस्ट्री की पूरी बुक उठा लाई। मतलब इस बार सोचा कि कोचिंग नहीं करूंगी, पहले पढ़ के देखूंगी। उस पढ़ के देखने के लिए मैंने क्या किया, जो हिस्ट्री के सबसे अच्छे जो सर के नोट्स आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यार, वो फिर वो हो जाता है ना, तो जो भी सर के हिस्ट्री ऑप्शनल के सबसे अच्छे नोट्स आते हैं उसका पूरा पैकेट ले आई ऑप्शनल का ना, मतलब जो भी 8-10 हजार का आता है, और लाके और पढ़ना शुरू किया। तो थोड़ा बहुत पोर्शन तो हिस्ट्री का बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन देखा तो वो सब फिर से मेरे ऊपर से जा रहा था और बहुत बोरिंग हो जा रही थी चीजें। लगभग 3-4 महीने मैंने एनी हाउ उन बुक्स के साथ स्ट्रगल करने की कोशिश की, बट नहीं हो पा रहा था कुछ भी, मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा था। और देखो पैसा कितना लगा दिया था, पहले कोचिंग का खराब कर दिया था, उसके बाद में फिर ये वाला बुक का बंडल ले आई थी पूरा एक साथ उठा के। ठीक है, अब ये भी नहीं हो रहा था, तो फिर से मैंने अरुण को बोला, मैंने कहा अरुण नहीं हो पा रहा यार, ये भी नहीं हो पा रहा, कुछ और देखती हूँ। तो मतलब वो फिर अब शादी के पहला साल दूसरा साल ना बाय डिफॉल्ट हस्बैंड्स कुछ नहीं कहते, आप चाहे जितना उनका पैसा लुटा लो। और फिर अरुण प्यार भी काफी करते थे, तो उतना ज्यादा वो मेरे को कुछ कहते नहीं थे, तो वो बेचारे कह देते थे कि ठीक है कुछ और देख लो अब, और तो क्या ही कहूँ मैं। तो फिर मैं गई ज्योग्राफी का सारा, ज्योग्राफी की जितनी अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन के नाम वही टॉपर पूरा बुक लिस्ट भी दे देते हैं ना, मैगजीन्स में दी होती है सारी बुक लिस्ट उनकी, तो वो सारी जाके फिर से मैंने वही 8-10 हजार की बुक्स खरीद ली। एक बुक यार 500-600 से नीचे कुछ बुक ही नहीं आती आईएएस में ना, तो वही पूरा वही सब बंडल मेरे पास पड़ा हुआ है अभी मेरे मेरठ वाले घर में ना, मेरे मेरठ वाले घर में एक अलमीरा पूरी बुक से भरी हुई है। तो ये ज्योग्राफी का वाला उठा के ले आई मैं। ज्योग्राफी के साथ भी किसी तरह से 5-6 महीने, क्योंकि अब मैं 2-3 बार अरुण से पैसे मांग चुकी थी इस केवल एक ऑप्शनल के लिए, तो अब मेरे को शर्म भी आ रही थी। तो लेकिन ज्योग्राफी के साथ भी मैंने फुल उलझी, मतलब फुल साल भर मैंने ज्योग्राफी के साथ में स्ट्रगल किया। ज्योग्राफी में बाकी सब अच्छा था, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ज्यादा बोरिंग लगती थी, नहीं हो पा रहा था। और खास करके क्योंकि अब क्या दिक्कत आ रही थी ना, शायद हो भी पाता, लेकिन अब जब एक बार मैं कोचिंग से वो चोट खा चुकी थी, तो कोचिंग ज्वाइन करने की तो हिम्मत थी नहीं, है ना। और वहां पे उतना अच्छा शायद मेरठ में और इधर गाजियाबाद रहती थी, तो यहाँ आसपास कोई कोचिंग थी भी नहीं। जो भी कोचिंग्स थी वो दिल्ली थी, और किसी वजह से दिल्ली नहीं जा पा रही थी। बच्चा बहुत छोटा था उस वक्त मेरा, देवांश 1-1.5 साल का था, ये तब की बात है बिल्कुल। तो बस ऐसे ही कभी देख लिया, कभी सोच लिया, ऐसे ही ऑप्शनल का डावाडोल मैटर चल रहा था सारा, ऐसे करके मेरी ये वाली चीज हो गई। तो 2016 आ गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सिर पकड़ के बैठी रहती थी कि यार अब वो वाली मोड में आ गई थी कि प्रीलिम्स अगर निकल गया तो मेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, मतलब अपने मन में सोचने लगी कि प्रीलिम्स तो निकल जाएगा अपना एक दिन, अपने ने बहुत मेहनत कर रखी है, लेकिन अब मेंस कैसे निकलेगा। तो बस अब सारी चिंता मेंस की रहने लगी थी। घर से बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बच्चा भी बहुत ही छोटा था मेरा, मतलब देवांश हाँ वही 1-1.5 साल का था ये लगभग। तो इतने छोटे बच्चे के साथ आप मतलब क्या ही करोगे, तो फिर वो, और यहाँ न्यूक्लियर फैमिली में रहना होता है, मतलब यहाँ गाजियाबाद में मैं रहती थी। तब जाके फिर 2016 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी 2016 लोग 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, और मैं लिटरली बैठ के रोया करती थी हर 1 जनवरी को कि 1 साल और निकल गया अभी तक आईएएस नहीं बनी, 1 साल और निकल गया अभी तक आईएएस नहीं बनी। हर साल, मतलब मेरे लास्ट अटेम्प्ट तक यही कहानी रही है
कि हर 1 जनवरी को दुनिया तो वो न्यू वो धारावाहिक वो मतलब न्यू ये टीवी पे क्या क्या प्रोग्राम्स चला करते हैं, लोग कोई पटाखे फोड़ते हैं, कोई बाहर जाके पार्टी मनाता है। मैं अपने रूम में बैठ के मैं 1 जनवरी को हकीकत बता रही हूँ, 2011 ऑनवर्ड्स, 2011 से लेके 2022 जब तक मेरा लास्ट अटेम्प्ट नहीं हो गया, तब तक मैं 1 जनवरी को पूरी रात रोती हूँ बैठ के ना, रोती थी, मतलब अब नहीं रोती, अब तो आंसू ही सूख गए मेरे रो रो के। तो ऐसे ही मैं रोई जा रही थी, कुछ समझ में क्या करूं। और इधर मतलब ये ऑप्शनल का तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार प्रीलिम्स तो अपना निकल गया, मैंने मान लिया था, लेकिन ऑप्शनल का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे मार्क्स आएंगे, कैसे पास करूंगी एग्जाम। तो फिर मैंने ना एकदम ऐसे ही बिल्कुल रैंडम अपना लैपटॉप खोला और मैंने प्रीलिम इसके मेंस के ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर के पेपर, मैंने सोचा एक बार देखती हूँ यार कि कैसे पेपर आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब सीधा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। उससे पहले ये तो देखूं कि प्रीवियस ईयर होते कैसे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे होते हैं। तो बाय चांस सबसे ऊपर ए से स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर, तो मैंने वही खोल के देखा, मैंने कहा यार अच्छा एग्रीकल्चर का के नाम से भी सब्जेक्ट है क्या। तो मैंने एग्रीकल्चर का वो ऐसे खोल के देखा, यार इतना इतना प्यारा वो पेपर लगा जो मैंने उस साल का या प्रीवियस ईयर का जो भी देखा था, पेपर 1 खास करके। पेपर 1 जब आप खोलते तो उसमें ऐसे सबसे पहले बाय डिफॉल्ट पेपर 1 आएगा, फिर पेपर 2 खुलेगा ना, तो पेपर 1 इतना अच्छा लगा वो देख के, मतलब कि उसका पेपर 1 देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि ऑन द स्पॉट मेरे से मैं इसके 50% क्वेश्चंस का आंसर कर सकती हूँ। उसका रीजन था कि उसमें लगभग आधे क्वेश्चन ना इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू के, और जो अपन छोटा मोटा इधर उधर प्रॉब्लम फेस करते हैं ना एग्रीकल्चर में, उस तरह की चीजों के थे। या फिर मैंने अपने जीएस में थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ जनरल नॉलेज जैसा कुछ पढ़ रखा था ना, तो मैं उसको कोरिलेट कर पा रही थी। तो एकदम मेरे को अंदर से आया कि यार ये तो अच्छा लग रहा है, मतलब ये तो नहीं तो ज्यादातर आप किसी का भी पेपर 1 उठा के देख लो, आप पबैड का देख लो, ज्योग्राफी का देख लो, पॉलिटिकल साइंस का देख लो, किसी का भी पेपर 1 जैसे ही मैं उठा के देखती थी ना, तो उसमें इतने सारे वो क्या ही होते हैं यार, ये जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, क्या होते हैं, मतलब मुझे नहीं ध्यान नहीं आ रहा, मतलब जो ऐसे फिलॉसफी से लिख के चले गए ना, उनके होते हैं ज्यादातर सब्जेक्ट के पेपर 1। लेकिन ये पहली बार मुझे किसी ऑप्शनल का पेपर 1 ऐसा लगा था जो डुएबल लग रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि प्रेजेंट अभी जो मेरे आसपास जो चीजें हैं जो चल रही हैं उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस तरह का कोई इशू है। तो मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसके बाद लगातार उसके जितने भी पिछले 3, 4, 5 साल के एग्रीकल्चर के पेपर थे ना, पेपर 1 खास करके, सारे देखे और मुझे बहुत अपीलिंग लगा। मुझे लगा कि यार इन क्वेश्चंस के आंसर तो मैं यहाँ बैठे बैठे कर सकती हूँ। तो अपनी ये जो कहानी मैंने बताई है ना, इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको अगर ऑप्शनल चूज करना है ना, तो किसी की नहीं सुननी है। आप अकेले कमरे में बैठिए, पूरा चाय वाय का कप लेके बैठो, फुल कॉन्सेंट्रेट करके, मतलब हैप्पी मूड, मतलब फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो, किसी से बात नहीं करो, ठीक है, अकेले बैठो, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, कौन सा सब्जेक्ट आपको अपील करता है खुद से, अंदर से। ये नहीं सोचना कि किस टॉपर ने किस सब्जेक्ट से टॉप किया है, या सबसे ज्यादा एग्जाम लोग इस वाले पेपर से निकाल रहे हैं। ये सब चीजें आपको नहीं सोचनी है। ये बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि आपको अपने ऑप्शनल के साथ 2 से 3 साल बंद कमरे में बिताने हैं, और वो बंद कमरे में अगर आपने किसी ऐसे ऑप्शनल को चूज कर लिया कि जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, जैसे कि करंट इश्यूज पढ़ना मेरे इंटरेस्ट की चीजें हैं, और अपकमिंग फ्यूचर की समस्याएं पढ़ना ये मेरे इंटरेस्ट की चीजें हैं, और साइंस की स्टूडेंट रही हूं, तो एग्रीकल्चर में साइंस बहुत कुछ मैं इससे कोरिलेट कर पा रही थी कि भाई बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, चीजें एकदम क्लियर कट हैं। अगर किसी चीज की दवाई ये है, किसी चीज के स्टेप्स ये हैं, तो उस तरह से जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना, वैसे ही एग्रीकल्चर में मतलब कोई प्रोसेस है, उसके ये चीजें हैं, बस खत्म। ये नहीं इफ एंड बट, इधर उधर की कहानी नहीं है आसपास कुछ भी, ठीक है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिलते हैं।
मैं अपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बारे में और बताऊंगी, जो बच्चे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में खास करके इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इस वाले वीडियो में, क्योंकि मुझे छोटा रखना है और मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ऑप्शनल चूज करते वक्त आपको किसी की नहीं सुननी, अकेले बैठो और अपने मन से, अंदर से, आत्मा से आपको क्या अपील कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ऑप्शनल के साथ आपको शादी करनी है तो शादी आप उसी से करो जो पर्सन आपको अपील करता है, मतलब जिसके साथ आपको फील होता है कि आप इस पर्सन के साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो। उसी तरह से आप अगर ऑप्शनल को ऐसे देख के, उसका प्रीवियस ईयर देख के आपको लगता है कि आप इन टॉपिक्स के साथ अगले 3 साल एक कमरे में बंद होके रह सकते हो, इन पे रिसर्च कर सकते हो, केवल वही ऑप्शनल चूज करें। अन्यथा आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इधर उधर के टॉपर्स के इंटरव्यू सुन के आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा और टाइम खराब करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने लगभग 3 से 4 साल अपने इसी हेर फेर में ही और अपना पैसा भी खूब लगाया, टाइम भी खूब खराब किया कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ऑप्शनल ऐसे लेना चाहिए, ऑप्शनल वैसे लेना चाहिए। मैं साफ साफ कह रही हूं, ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ वो लेना चाहिए जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अपील करते हो कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर इन प्रॉब्लम्स को, जो वो प्रॉब्लम ही तो है यार क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन जो है अपना यूपीएससी का ऑप्शनल वाला, वो उन प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने में या जानने में जरा भी इंटरेस्ट फील होता है, केवल तभी और तभी आप वो उस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल लें। नहीं तो मैंने बहुत लोगों को दिल्ली में घूमते हुए देखा है जो 2-2, 3-3 बार इंटरव्यू से आउट हो चुके हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 बार मेंस लिख चुके हैं और स्टिल वो कंफ्यूज है कि उन्होंने क्या अपना ऑप्शनल सही लिया है या नहीं लिया है। और क्योंकि मैंने अपना ऑप्शनल बहुत ही सोच समझ के अपने इंटरेस्ट से लिया था और उसका रिजल्ट ये निकला कि मैं ऑल इंडिया टॉपर हूं ऑलमोस्ट। एग्री कोचिंग दिल्ली में से मैंने एग्रीकल्चर की ऑप्शनल की कोचिंग की है और आज भी अगर आप कभी एग्री कोचिंग दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे सर ने मेरी, मनीषा रावल की कॉपीज, जो टेस्ट सीरीज हुआ करती है ना, उसकी कॉपीज सर ने इतना संभाल के रखी हुई है कि हर बच्चे को वो, वहां जाने वाले हर बच्चे को वो मेरी कॉपीज दिखाते हैं और उसके बाद वो ये बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा एग्रीकल्चर आज तक किसी ने नहीं लिखा। तो वो मेरी प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ तभी आ पाई जब मैंने पूरे मन और तन से उस ऑप्शनल को पढ़ा है। और आज चाहे जिसका भी पेपर हो, एग्रीकल्चर के किसी भी तरह का XYZ कोई भी पेपर हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो कृषि की किसी समस्या पे कोई बात चल रही हो, चाहे वो किसी फसल से रिलेटेड कोई बात चल रही हो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इन सब चीजों में, तो उसका रीजन ये है कि मैं हर चीज को आंसर कर सकती थी और मैंने पूरे तन मन से उस 2-2.5 साल मैंने अपना पूरा ऑप्शनल पढ़ा है बहुत अच्छे से। और मेरे बारे में आपको कुछ भी बात करनी हो ना, तो ये जो एग्री कोचिंग दिल्ली के सर हैं, मिस्टर RS मैत्री सर, बहुत ही फैंटास्टिक उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, बहुत फैंटास्टिक तरीके से उन्होंने मेरे को एग्रीकल्चर पढ़ाया था। और खास करके जो उनके नोट्स, मैं कहती हूँ कि अगर एग्रीकल्चर के लिए कोई नोट्स सफिशिएंट हैं किसी कोचिंग के, तो वो सर के नोट्स हैं। मेरे पास मेरी फ्रेंड जो एग्रीकल्चर की जो तमिलनाडु यूनिवर्सिटी है ना, वहां से वो बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, गोल्ड मेडलिस्ट तो नहीं है लेकिन हाँ टॉपर्स में से रही हुई है वो अपने यूनिवर्सिटी के और उस तरह के। तो उस लड़की ने भी मुझे ये कहा था कि मिस्टर RS मैत्री सर ने एग्रीकल्चर ऑप्शन, मतलब हम लोग टोटल 42 बुक्स पढ़ते हैं पूरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, और सर ने उन टोटल 42 बुक्स को, इतने जो उनके नोट्स फॉर्म हुआ करते थे, उस नोट्स फॉर्म में सर ने पूरा क्लब कर रखा है। बहुत बेहतरीन इनके नोट्स हैं। मैं उनको तो पता भी नहीं है कि मैंने अभी ये चैनल शुरू कर लिया है, वरना वो मुझे, उनका मेरे पास कॉल आया करता था, 2-3 बार उनका मेरे पास कॉल आ गया है कि मनीषा तुम एग्रीकल्चर पढ़ा दो, मैं तुम्हें एज अ मतलब एग्रीकल्चर का चेहरा लॉन्च कर दूंगा ऑल ओवर इंडिया, तुम बहुत अच्छा एग्रीकल्चर पढ़ा दोगी। और मेरा प्लान अभी तो कोई नहीं है एग्रीकल्चर पढ़ाने का, अभी तो मैं अपना शेयर मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट पढ़ाना चाहती हूँ। अभी जिसको भी वो उन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि एग्रीकल्चर लेना है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि ऑप्शनल कैसे चूज करना है ताकि आप ऑप्शनल में फोड़ के आप मेरे को, आप जानते हो मेरा जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आया करते थे वो कितने आते थे। मेरे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को क्लब करने के मार्क्स के बाद मेरे मार्क्स आते थे 340, 350, 360
ये मार्क्स आते थे मेरे टेस्ट सीरीज में। और जो खुद वो सर थे ना, उन्होंने खुद ये कहा था कि वो 6-7 साल से कोचिंग चला रहे थे, और उन्होंने खुद ये कहा था इवन जो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएशन के बच्चे हैं ना, जो उनके पास कोचिंग लिए हैं, उनके कभी इतने मार्क्स नहीं आए। मतलब आई वॉज हाईएस्ट, मेरी मतलब कॉपीज इसीलिए उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं अभी तक, वो मेरे को कॉपी नहीं देते मेरी। मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके जब उनसे कॉपी मांगी, तो फिर उन्होंने क्या किया ना कि मेरी सारी कॉपीज की फोटोकॉपी बना बना के अपने पास रख ली, और तब उन्होंने मेरे को मेरी कॉपीज दी थी कि हाँ यार ये तेरी कॉपीज मैं हमेशा अपने पास रखूंगा, ताकि जो बच्चे आए और यू देखना चाहे ना कि ऑप्शनल किस तरह से लिखना है, तो वो मैंने उसमें ऑप्शनल लिखा था। अगर मेरे पास कोई पुरानी मेरी ये अपनी कॉपी पड़ी होगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। उसमें मेरे पेपर वन में भी मेरे ना 180 और 170 इस तरह के मार्क्स आए हुए हैं, 168 इस तरह के मार्क्स आए हुए हैं। जबकि वो सर यूं बताते थे कि उनके पास जो अभी तक एग्रीकल्चर के भी जो बच्चे पढ़े हुए हैं ना, जिनके पास एग्रीकल्चर था ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन बच्चों तक के 125 और 126 मार्क्स आते थे। और मेरे उन्हीं पेपर्स में, जो पेपर उन बच्चों ने दिए थे, उन्हीं पेपर्स में मैंने 180 और 170 और 165 का भी लिखा है। और टोटल जो पेपर 1 और पेपर 2 का क्लब करके मेरे को मार्क्स आते थे, वो 340, 350, 360 इस रेंज में मेरे मार्क्स आया करते थे, जो मैंने टेस्ट सीरीज उन सर की ज्वाइन की थी। और वो सर मेरे को कहा करते थे कि यार और लोगों को तो मार्क्स देने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन तेरी कॉपी देख के तो मार्क्स काटने के लिए सोचना पड़ता है कि तेरे मार्क्स कहाँ काटूं मैं। मतलब इतना मेरा अच्छा नीट एंड क्लीन लिखा होता था, और हर पेपर हर चीज को एकदम फुल विद डायग्राम समझाया होता था। और मतलब वो खैर कभी आप एग्री कोचिंग दिल्ली जाओ तो वो आपको मेरी कॉपी सर दिखाई देंगे, या फिर मेरे पास भी कहीं अभी मेरे नोट्स में कहीं पड़ी होगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी मेरी एग्रीकल्चर की कॉपी। लेकिन आपको ऑप्शनल वही लेना है जो आपको अपील करता है। एग्रीकल्चर ने मुझे अपील किया था, एग्रीकल्चर को देख के मुझे लगा था कि ये डुएबल है, ये क्वेश्चन के आंसर मैं कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन के आंसर पढ़ना इंटरेस्टिंग होगा, तब जाके मैंने अपना ऑप्शनल लिया था। और उसका नतीजा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और एक सेपरेट और मैं बताऊंगी कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल में और आप क्या क्या कर सकते हो अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेने जा रहे हैं। और आई थिंक मतलब जितनी भी इस वक्त एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोचिंग चल रही हैं, उनमें बेस्ट अपनी ये एग्री कोचिंग दिल्ली वाली है। क्योंकि मैं उस वक्त भी जब गई थी, तब भी जाने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया था, और उसके बाद में जब मैं दिल्ली में रही थी तो भी मैंने इधर उधर की कोचिंग्स के नोट्स वगैरह देखे थे, थोड़ा बहुत बच्चों से बात की थी। तो नोट्स खास करके देखने के बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, एग्री कोचिंग दिल्ली के नोट्स फार 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 बेटर देन एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। ऑप्शनल बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि मैंने बता दिया कि 2 से 3 साल आपको बंद कमरे में इसके साथ बिताने हैं। तो आप देख लो, मतलब जिस पर्सन के साथ, मतलब शादी भी उसी से करनी है आपको, मम्मी पापा की मर्जी से शादी नहीं करनी है, इधर उधर के फ्रेंड सर्किल से के कहने से शादी नहीं करनी है, रिलेटिव के कहने से शादी नहीं करनी है। शादी उसके साथ करनी है जिसके साथ आपको अपीलिंग लगे कि हाँ ये पर्सन के साथ मैं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। उसी तरह से ऑप्शनल वही लेना है जो आपको अपीलिंग लगे कि हाँ इस ऑप्शनल के साथ मैं 2 से 3 साल बंद कमरे में बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। ठीक है, सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।